नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी किया लोकार्पण। कहा, कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने कहा, मौजूदा रबी सीजन में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है उपलब्ध। सरकार ने कहा, राज्यों की जिम्मेदारी है कि उर्वरकों की उपलब्धता करें सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का किया उद्घाटन। कहा, भारत में स्टार्टअप स्वयं सहायता समूह के लिए आंदोलन का रास्ता बनाना कर दिया है शुरू। स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में तीसरा। राजस्थान में पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना किया गया है अनिवार्य। ई-केवाईसी के अभाव में किसानों को आगामी किश्तों में रहना पड़ सकता है वंचित। किसानों को नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से कराना होगा ई-केवाईसी सत्यापन। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने इंफ्रा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने ईटानगर के नजदीक ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए ये पहला एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी है। 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यह तैयार हुआ है। 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित हवाई अड्डे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में रखी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण किया है। कुल 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के लिए बिजली की उपलब्धता न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि प्रदेश के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा चुकी है। साथियों, एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहां के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। उन्हें आज की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेंगे। अरुणाचल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बड़ा लाभ मिल रहा है। साथियों, पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है उसका एक उदाहरण बांस की खेती से है। बैम्बू यहां के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इससे हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बैम्बू भी उगा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। तमिलनाडु के त्रिची और राजस्थान में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसी संदर्भ में रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि खाद की कमी से जुड़ी कुछ गलत खबरें चल रही हैं। देश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। देश में हर प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लाल किले के परिसर से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी और 2014 में देश में 400 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है और देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न सक्रिय हैं। मंत्री ने कहा कि जल्द ही दादियों के पास अपने स्टार्टअप होंगे क्योंकि उनका मंत्रालय इन प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दीदियों के बीच स्टार्टअप ला करके अभी केवल 3 राज्यों ने 30,000 एप्लीकेशन दिया है। हम स्टार्टअप में आना चाहते हैं क्योंकि ये सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है। अब जोमेटो घर घर सर्विस दे रहा है। हमारी दीदियां भी अब वो आपके सामने में आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का कोई बड़ी बात नहीं। हमने लाखपति दीदी का सपना नहीं देखा है बल्कि उसको जमीन पर उतार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि करोड़पति दीदी भी इस सरस मेले में आपको दिखाई देंगी। और गिरिराज सिंह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के प्रगति की सराहना करते हुए 2014 में SHG के 2.35 करोड़ सदस्य थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के सक्रिय समर्थन से SHG के सदस्यों की संख्या बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो चुकी है। जब मोदी जी आए थे तो केवल 2.35 करोड़ SHG की महिलाएं हाउस होल्ड तक हम पहुंच पाए थे और आज लगभग 8.9 करोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। 10 करोड़ इस 24 तक मेरा लक्ष्य है। और उस समय केवल 80,000 करोड़ बैंक लिंकेज था और आज लगभग 5.6 लाख करोड़ पहुंच गया है। और मोदी जी के ई गवर्नेंस कमाल का हुआ। आज पूरे देश को SHG से सीखने की जरूरत है कि 9.58 NPA से मोदी जी के डायरेक्शन पर ई गवर्नेंस में आज 2.1 है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आने वाले 24 के अंत तक लेस देन 1% होगा। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने औपचारिक रूप से आयुष मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री ने आयुष पवेलियन में जारी आयुर्वेदिक सांप सीढ़ी सॉफ्टवेयर आधारित मिजाज परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, दादी से पूछो, आयुष क्विज, मसाले पहचानो, स्लोगन प्रतियोगिता, वर्चुअल रियलिटी लैब आदि गतिविधियों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने मेले में मौजूद विभिन्न स्टार्टअप के स्टॉल्स पर जाकर युवा उद्यमियों से भी बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। राजस्थान पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 दिसंबर 2022 तक eKYC सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रार सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी पीएम किसान ने बताया कि इससे लाभार्थी कृषक को योजना अंतर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सकेंगे। eKYC के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कृषकों को नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से
ई-KYC सत्यापन पूर्ण कराना होगा। सभी ई मित्र केंद्र पर ई-KYC के लिए शुल्क 15 रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित किया गया है। आगामी किस्तों का लाभ ई-KYC पूर्ण होने पर ही मिल सकेगा। राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान परिसर में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करने आए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर एग्रोवर्ल्ड 2022 में भाग लेने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि इस तरह कृषि और ग्रामीण विकास के समन्वय के जरिए भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सर, इस ट्रेड फेयर के संदर्भ में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इतना महत्वपूर्ण फेयर लगा है, देश दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर के और विशेष तौर से केरल से अगर आप देखें, केरल, तमिलनाडु या हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, पूरा साउथ, अगर इधर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, उनके कुछ राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तराखंड, ऐसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग सभी राज्यों से लोगों का एक तो पार्टिसिपेशन हुआ है एग्रो इंडस्ट्री के बेस को लेकर। आप देखेंगे, और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग जितना हमारे भारत के अंदर हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है। और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं, किसानों की आय को बढ़ाने के बारे में जितने प्रकार के हम तरकीब अपना सकते हैं, योजना को और जोड़ सकते हैं, किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान हमने किया है। कई ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। मैं स्वयं स्टॉलों को देखा और हम इस दिशा में बहुत अच्छा भारत के बारे में, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य और 50% आबादी जो भारत की है, जो कृषि पर निर्भर रहता है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े स्टेक होल्डर और कंपनी के संदर्भ में ये मेला रोजगार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स भी इसमें भाग ले रहे हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। स्टार्टअप हमने शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो इससे आप देख सकते हैं कि लोगों को इससे जोड़ना और उनको आर्थिक दृष्टि से मदद करना। हमने बैंकर्स को भी बुलाए हैं, काफ़ी बैंक हैं, कुछ निजी प्राइवेट बैंक हैं और हमारे गवर्नमेंट की भी बैंक है। उनकी सारी योजनाओं को उनसे लिंक करना, और उनमें से भी अगर कोई उनको और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उसके लिए हमेशा अलग अलग, और एफपीओ हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में हमने एफपीओ को भी जोड़ा है। काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़े स्केल में लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसको अगर देखेंगे तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका मानना कि कृषि से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में ये मेला न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कृषि तकनीक से रूबरू कराने का बेहतरीन अवसर भी है। जैसा कि कैमरामैन संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2014 में राज्य में बिजली का लाइन लॉस 29% था, जो आज घटकर 14% पर आ गया है। इससे लगभग 6000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित विनियामक मंच की 83वीं बैठक में बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। आज राज्य में 5680 गांवों में लगभग 80% गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ प्रांतों में फ्री बिजली देने की शुरुआत हुई है, लेकिन हरियाणा ने इन अवधारणा को नकारा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इससे ना तो उपभोक्ताओं का भला हो सकता है और ना ही सरकार का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तो पंजाब तथा हरियाणा में लगभग फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन हमने सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके तहत 30,000 सोलर कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा 50,000 और सोलर कनेक्शन देने का काम चल रहा है। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल
आहुलाना गोहाना के पिराई सत्र 2022-23 का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करते हुए मिल परिसर में चीनी भंडारण गोदाम की आधारशिला रखी, जिसके निर्माण पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही उन्होंने मिल में किसानों के लिए 80 लाख रुपए की लागत से बनाए गए किसान विश्राम गृह को लोकार्पित किया। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए चीनी मिलों का सुचारू संचालन बेहद जरूरी है, जिसके लिए नए प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं। गन्ना उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा की सभी चीनी मिलों में एथनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। गोहाना चीनी मिल में भी एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा। जहां छोटी मिल्स हैं, वहां 2-2 मिलों का मिलाकर एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान हित में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का व्यापारी वर्ग को बेसब्री से इंतजार रहता है। एशिया के इस सबसे बड़े मेले में आकर इस बार प्रदर्शक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मेले के अंदर एक और मेला, जी हां, व्यापार मेले में सरस आजीविका मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां देश भर के हस्तकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश विदेश के करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का व्यापारी वर्ग को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है कंज्यूमर के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि बिजनेसमैन इंटरेक्ट होता है कस्टमर से और छोटे समय में लाखों लोगों से वो बात कर लेता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में जान लेता है। तो हमारे लिए तो आफ्टर कोविड ये सब, हम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे, आज ये लगा है तो इससे पूरे लोगों को भी जब कोविड के बाद एक सब मिलने जुलने का भी मौका मिला है और एंजॉय करने का मौका मिला है। हम लोगों को भी मतलब आनंद आया है लोगों से बात करके और आगे से प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ बात करके। एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहे जाने वाले इस मेले में कंपनियों के अच्छे व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि के साथ साथ ये हमारे देश की विविधताओं को दिखाने का भी एक अच्छा मंच माना जाता है। चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, नए प्रोडक्ट हो, नए ब्रांड हो या कोई आपकी जो आर्टिस्टिक आपकी विधा है उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इससे बढ़िया इंटरनेशनल मंच नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का क्या ये एशिया का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेला है और हम 7 साल से इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें हमारे बिजनेस में बहुत फ़ायदा इससे हुआ है। बहुत लोगों तक हमारी रीच बढ़ी है, ब्रांड की जो रिकॉल बढ़ा है, बहुत फ़ायदा हमें इससे हुआ है। इस व्यापार मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा सरस आजीविका मेला का भी आयोजन किया गया है। इसमें ग्रामीण भारत की शिल्प कलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें करीब 150 स्टॉल पर देश भर की 300 से ज्यादा महिला शिल्पकारों के हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। पूरे देश से 26 राज्यों से करीबन 300 महिलाएं इस पूरे प्रगति मैदान का जो मध्य केंद्र है, ये हमारा प्रगति मैदान का सरस आजीविका मेला, इसमें ये अपने उत्पाद लेकर के आई हैं। और सरस के बारे में मान्यता है कि सरस को घूमने का मतलब है पूरे देश की कला संस्कृति और जो ग्रामीण उत्पाद हैं उनसे रूबरू होना। हम लोग दीदियों को आत्मनिर्भर की ओर बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं। वो जो अपने हुनर से जो उत्पाद प्रोडक्ट जो बना रही हैं, तो उनको एक हम यहाँ मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ये तो मेला है। हम दिल्ली में एक सरस हमारा गैलरी भी लगा हुआ है जहां दीदियों का प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं साल भर। इस सरस आजीविका मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जो मेले में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 17 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 18 नवंबर को भी 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह चंडीगढ़ मंडी में भी इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।
एक्मार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 17 नवंबर को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। स्थिर भाव का सिलसिला पंजाब की मोरिंडा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 17 और 18 नवंबर को सेब की खरीद 4,800 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 नवंबर को इसका भाव 4,800 रुपए पर टिका रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल फलों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो शुक्रवार को गोलूवाला मंडी में मूंग के भाव बढ़े, जबकि राजकोट मंडी में मूंग की खरीद कमजोरी के साथ हुई। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एक्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,090 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 661 रुपए की मजबूती के बाद 6,751 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,530 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 6,540 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को मूंग का भाव 70 रुपए टूटकर 6,750 रुपए से 6,680 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में शुक्रवार को मूंग का कारोबार 5,311 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 6,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 18,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी अगर एयरपोर्ट बनता है तो जमीन और फंड की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद अधिकारियों को निर्देशित करके सारी व्यवस्था कराई, जो उनके अरुणाचल के प्रति लगाव को दर्शाता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने औपचारिक रूप से आयुष मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मेले में मौजूद विभिन्न स्टार्टअप के स्टॉल्स पर जाकर युवा उद्यमियों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। दिल्ली में चुनावी मुहिम जारी है। दिल्ली में 250 सीटों पर होने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 250, आप के 250 और कांग्रेस के 247 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि इसके परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में एक भयानक सड़क हादसे में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 5 लोग घायल हुए। मृतकों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ले जा रही टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से औरगम पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर यह दुर्घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिमस्खलन में 3 जवान शहीद। सेना के अधिकारियों ने बताया कि शव बरामद कर लिए गए हैं। शहीद जवान 56 राष्ट्रीय राइफल के बताए जा रहे हैं। जवानों की शहादत लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान हुई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अब अपने समापन की ओर है। 4 धाम के प्रमुख मंदिरों के कपाट केवल 6 माह के लिए खोले जाते हैं। गौरतलब है कि इस धाम का कपाट मई में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी के कई शहरों में हवा में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में आज AQI 285 दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल बिस्तर पर लेटे हुए कुछ पढ़ रहे हैं और पैरों की मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि विशेष में इस बार देखिए कलर्ड शिमला मिर्च और उसकी खेती। रंग है आकर्षक और स्वाद भी लाजवाब है। पोषण है भरपूर, इसलिए ये शिमला मिर्च खास है। कृषि विशेष में देखिए रंग बिरंगी शिमला मिर्च इस